पढ़ रहे थे कि केसेस व्हेन हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। उसमें हम लोगों ने पहला एग्जांपल पढ़ा था जब बल्की बेसिस का यूज किया जाए। दूसरा एग्जांपल था व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप्स आर यूज्ड। उसमें पहला एग्जांपल हो गया था एफ वाला। दूसरा है टेट्राएल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्राएल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप देख लें, अगर मान लीजिए हमने इस तरह का एक टेट्राएल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसकी हीटिंग कर दें, हाँ, तो ये वाला बीटा एच निकल जाएगा, ये वाला बीटा एच निकल जाएगा। तो इथाइलिन जो है वो प्रोडक्ट होगा, इट इज ऑलमोस्ट 98% एंड अदर प्रोडक्ट इज अ टर्शरी अमाइन। ठीक है ना। जब भी कभी ये जिक्र आएगा, इसका ध्यान रखना, इसका जिक्र आएगा, बहुत जगहों पर आएगा ये। जैसे मान लो इस तरह का कोई ग्रुप ले लें, मैं आपको अभी जब रिडक्शन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी इस तरह के केसेस आएंगे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मान लो ये ऐसे ले लें कि सब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, और यहां पर एक इस तरह का एक कंपाउंड लगा हुआ है, हमारे पास रिड्यूस करके इसको ये बनाना है ताकि ये जो है ना ये डिस्ट्रॉय ना हो। तो कैसे करें कि डिस्ट्रॉय ना हो? हमारे पास दो रिएजेंट होते हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ को दो रिएजेंट हैं, एक है NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH, इसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा है जिंक HgHCl, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये दोनों ही सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। आप जरा सजेस्ट करें इन दोनों रिएजेंट्स में से कौन सा रिएजेंट यहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, बेसिक मीडियम वाला या एसिडिक मीडियम वाला? हमें बेसिक मीडियम अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में यहां भी एलिमिनेशन भी हो जाएगा, इसलिए हमें क्लीमेंसन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह के यूजेस बाद में आएंगे इसमें। बात समझ में आ रही है? अभी हमने पढ़ा कि टेट्राएल्काइल अमोनियम आयन में बेसिक मीडियम में हीटिंग करें तो एलिमिनेशन हो जाता है। अब मान लीजिए हमारे किसी कंपाउंड में कहीं और फोकस है, कहीं हमें एक जगह रिडक्शन करना है, सी डबल बॉन्ड ओ का CH2 बनाना था, हमारे पास एक ग्रुप ये वाला भी था, इसको प्रोटेक्ट करना है, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मान लीजिए हमें बनाना ही था, इसको हटाना ही था और यहाँ डबल बॉन्ड लगाना ही था, तो क्या करते? तो हमें भी ये वाला ले लेना चाहिए था कि ये भी जाना है, ये भी जाना है। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? ये क्लीमेंसन से कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने NH2OH से किया, यानी कि वुल्फ किश्नर से किया अगर, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये सी डबल बॉन्ड ओ तो जाएगा, साथ में यहां एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला ग्रुप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी तरह एक और केस है सल्फोनियम आयन, ट्राइएल्काइल सल्फोनियम आयन में भी इसी तरह से बेसिक मीडियम में हीट करने पर यहां से एल्कीन बन जाता है। 78% एल्कीन इज रिपोर्टेड इन दिस केस विद अ थायोईथर। ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस हैं जब हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है। एंटी एलिमिनेशन होता है, E2 रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन होता है। मैकेनिज्म बता रहा हूं, मैकेनिज्म बता रहा हूं NaI एसीटोन वाला। पहला मैकेनिज्म ये है कि मान लो ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो ये एंटी होना चाहिए। अगर नहीं एंटी है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो वो रोटेट करके हो जाएगा। आपको तो पता है कि E2 रिएक्शन के लिए एंटी पेरिप्लेनरशिप जो है वो मस्ट है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन से करें
तो देखा ये गया है ये I माइनस इस X प्लस को ट्रैप करता है और ये इलेक्ट्रॉन निकाल के डबल बॉन्ड बनाता है, उधर X माइनस निकल जाता है। तो बनता है एक अल्कीन प्लस IX प्लस NaX। IX एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, आप पी ब्लॉक्स में ये सब पढ़ेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड खूब सारे बनते हैं, IF3, IF5, IF7 भी बनता है, ICl3 बनता है, BrCl3 बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इंटर हैलोजन, दो हैलोजनों को मिलाकर। कोई कोई ये बोलता है कि इसमें SN2 हो सकती है। SN2 डजंट टेक प्लेस, लेकिन अगर मान लो SN2 हो भी जाए, इवन इफ इट टेक्स प्लेस, फाइनल प्रोडक्ट इज सेम। क्या होता है, कोई ये भी कह सकता है ना कि I माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसने क्या किया होगा, इसने SN2 करवाया होगा। तो I माइनस अगर SN2 करवाता है और X माइनस को निकालता है और इधर से एक I माइनस और ले लेते हैं जो इधर से SN2 करवाएगा और X माइनस को निकालेगा। मान लो अगर ऐसा कोई कहता है SN2 विच एक्चुअली डजंट टेक प्लेस, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ये इस तरह का एक डाई आयोडो बन जाएगा। एंड 1,2 डाईआयोडो इज compound is unstable. 1,2 diiodo compound is unstable. So what it does is it removes I2 to form alkene again. So final product would be same. SN2 reaction doesn't take place, but even if SN2 takes place, it is going to give the same product, that is alkene, because 1,2 diiodo compound is unstable and it will readily remove I2. You understand? जरा लिखें इसको, ये तो मिटा दो ना। जिंक डस्ट वाला दूसरी मैकेनिज्म है। जिंक डस्ट से अगर मान लो इसी विसिनल डाई हैलाइड पर जिंक डस्ट से रिएक्शन करें, जिंक डस्ट मतलब जिंक का पाउडर है, तो ये जिंक जो है ना Zn, ये बीच में इंसर्ट हो जाता है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में, और ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो कार्बेनायंस बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर X है ही सही, तो ये कार्बेनायन बना लेगा और ये इधर से X माइनस निकल जाएगा। तो हम देखते हैं फाइनली हमने देखा कि यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया और साथ में ZnX2 बन गया। ये भी E2 रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन है। तो E2 रिएक्शन क्या होती है, रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, इसे पहले भी हमने एग्जांपल्स किए हैं। जरा इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, जैसे मान लो हमने ले लिया ये मीजो कंपाउंड ले लिया, इट्स ए मीजो कंपाउंड, और हम इसका NaI एसीटोन से या फिर जिंक डस्ट से E2 रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये एक एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बताना है, वैसे करें, न्यूमैन बना लें इसका। एंटी एलिमिनेशन या एंटी मैनर वाली रिएक्शंस के लिए हमें किस तरह का न्यूमैन चाहिए, एक्लिप्स्ड या स्टेगर, और सिन मैनर वाली रिएक्शन के लिए एक्लिप्स्ड। तो जरा देखो, मैं इस वाले कार्बन को रियर पे लेता हूं और इसको फ्रंट पे लिया जाएगा। तो ये रियर कार्बन है और ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट पर ऊपर है PH और राइट में है ब्रोमो और लेफ्ट में है H, और रियर में भी ऊपर है PH, क्यों बेटा,
ब्रोमो के पीछे ब्रोमो है, ये फुल्ली एक्लिप्स है क्यों, और H के पीछे H है। जरा बताओ हमें एंटी एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको स्ट्रेगर्ड बनाना चाहिए, दोनों ब्रोमो को एक दूसरे से 180 पर ले आना पड़ेगा। कितने डिग्री किधर की ओर घुमाऊं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कर दो, लेकिन 180 करोगे तो दूसरे ग्रुप्स की स्थितियां भी उसी के रिस्पेक्ट में बदल जाएंगी। तो जरा देखो ध्यान से, फ्रंट कार्बन को तो हमने डिस्टर्ब किया नहीं, और रियर कार्बन पर यहां लगा देते हैं ब्रोमो, यहां लगा देता हूं PH और यहां लगा देता हूं H। अब बताओ एंटी एलिमिनेशन किया है क्यों, जब एलिमिनेशन करोगे NaI एसीटोन से या जिंक डस्ट से तो क्या होगा, ये दोनों ब्रोमो निकल जाएंगे, तो जो बचेगा वो सामने बना रहा हूं मैं। फ्रंट कार्बन पर क्या बच रहा है, फिनाइल और H, और रियर कार्बन पर क्या बच रहा है भाई, फिनाइल और H। ऐसे बताओ ये कैसा एल्कीन है, सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है, कैसे पता लगा, दोनों फिनाइल अपोजिट साइड है, दोनों H अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने मीजो कंपाउंड का एंटी एलिमिनेशन किया तो ट्रांस अल्कीन बनेगा, इट्स अ ट्रांस अल्कीन। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब कोई एक दूसरा ले ले, RR या SS, दोनों ब्रोमो अपोजिट साइड्स में करके ले ले, मतलब ये मीजो है, इराइथ्रो जैसा है, और एक थ्रियो जैसा ले लेता हूं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। आप उसको नोट करो, मैं यहां पर इसका दूसरा, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बताओ भाई, NaI एसीटोन से जिंक डस्ट से भी यही रिजल्ट होगा, E2 रिएक्शन किया है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, सॉरी एलिमिनेशन। कैन यू गेस व्हाट इज द प्रोडक्ट, विल इट बी सिस और ट्रांस, करके बनाओगे हैं? मैं यहां लिख देता हूं सिस। करोगे क्या, ठीक है ना। इस बार दोनों ब्रोमो को एंटी लाने के लिए हमें कितनी डिग्री किधर की ओर रोटेशन करना होगा, रियर कार्बन का 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये ब्रोमो यहां आ जाएगा, ये फिनाइल यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। अब क्या होगा, ये ब्रोमो निकल जाएंगे, दोनों ब्रोमो निकल जाएंगे, तो जो एल्कीन बचेगा वो क्या होगा बताओ, PH और H यहां, और इधर भी PH ऊपर ही रहेगा। तो दोनों कार्बनों का PH जब सेम साइड है और H सेम साइड है तो ये कैसा एल्कीन है, सिस एल्कीन है। समझ में आ रहा है, कर दोगे अभी, क्लियर है। अगर ये ऐसा मीजो या वैसा ना हो तो भी कर सकते हैं। मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, लेकिन इसको अधूरा छोड़ेंगे, जब हम सिन एलिमिनेशन भी पढ़ लेंगे तो इस टेबल को आके पूरा करेंगे, ठीक है ना। ये है एल्काइल हैलाइड, ये है एलिमिनेशन टाइप, और ये है अल्कीन जो बनेगा, अल्कीन प्रोडक्ट। अगर ये मीजो वाला स्टार्टिंग मटेरियल ले लें, मीजो स्टार्टिंग मटेरियल ले लें, या ये ऐसे, इसको ऐसे लिख दो, रिएक्टेंट है ये भाई, ये है रिएक्टेंट। मीजो होगा या मीजो के जैसा होगा, इराइथ्रो होगा, और एंटी एलिमिनेशन किया है तो क्या बनेगा, बोलो बोलो। मीजो में एंटी एलिमिनेशन से क्या बनता है, ट्रांस। और अगर डीएल मिक्सचर ले लें, डीएल ले लें, D+L ले लें, ये D है या L होगा, कोई तो होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एंटी एलिमिनेशन करें तो क्या बनता है, सिस। इसमें ऐसे दो रोज जो है वो
ब्लैंक कर देते हैं। जब हम सिन एलिमिनेशन पढ़ लेंगे तो इसमें उसको डिटेल में आके पूरा भी करेंगे, ठीक है ना। सिन एलिमिनेशन की कई रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आइसोटोप इफेक्ट, इसको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी बोलते हैं। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट KH/KD ऐसे लिखते हैं इसको, वेयर KH इज द रेट कांस्टेंट when hydrogen is removed from a reaction and KD is the rate constant when deuterium is removed, ठीक है ना। KH/KD की जो वैल्यू है ना वो 1 से ज्यादा या बराबर और 7 से कम या बराबर होती है, यानी 1 से 7 के बीच में ही हो सकती है। अगर किसी रिएक्शन में KH/KD की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आइसोटोप इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अगर किसी रिएक्शन में KH/KD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। मैं बताना ही चाहता हूं कि जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलता है, चाहे वो H+ के रूप में, H- के रूप में, H रेडिकल के रूप में या H एटम के रूप में, किसी भी रूप में अगर हाइड्रोजन निकला, CH बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन निकला है, तो उसकी जगह CD बना दें तो क्या होगा। अगर रेट पे फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल फास्ट स्टेप में हो रहा है, क्योंकि CD बॉन्ड तो मजबूत है ना। एज कंपेयर टू CH बॉन्ड, CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, एंड व्हेन H इज रिमूव्ड, CH बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन, एंड व्हेन D इज गोइंग टू रिमूव, देन CD bond must be broken. But if the rate of reaction is not affected, that means this process occurs in a fast step. And if in place of H you are putting D and rate becomes slow, that means hydrogen is removed in a slow step or in RDS. बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो उस समय KH/KD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जब बराबर होगी तो इसका मतलब कि D रखें या H रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिएक्शन के रेट पर। कुछ हाँ ना बोलो। जरा E1 का केस लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए E1 रिएक्शन का केस लेते हैं। E1 रिएक्शन में क्या होता है, एक हैलोजन है और एक हाइड्रोजन। पहले स्टेप में मान लो हैलोजन निकला, यही तो होता है पहले स्टेप में, X- निकला, यही RDS है। मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R1 है से, एंड वी गेट ए कार्बोकेटाइन विच विल रीअरेंज ऑल्सो, एंड देन अ बेस कम्स विच इज अ वीक बेस, and it takes away the H+ to give an alkene. What do you say? This is E1 product, and removal of H+ takes place in fast step. Now suppose in place of beta H we are putting beta D. So even in this case also the first step is unaffected by deuterium, because in first step deuterium or beta H are not taking they are not playing any role. So this is RDS, let the rate of reaction be R2, and again we are getting a carbocation intermediate. This carbocation intermediate may rearrange, and after that base comes which is a weak base. In a fast step it traps deuterium to give an alkene as the product. बात समझ में आ रही है क्या? तो इसमें ये देखा गया कि R1 is equal to R2. That means KH/KD is 1. इसका मतलब क्या है, आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में KH/KD की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल फास्ट स्टेप में हो रहा है, और हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रखने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि एक अननोन रिएक्शन है, एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रखा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ा, तो आप कौन सी मैकेनिज्म गेस करोगे?
E1 E2 E1 CB E1। बात समझ में आ रही है? ये मैकेनिज्म गेस करने का एक तरीका भी है कि उन्होंने कहा कि भाई इसमें और इसमें एल्कीन बने हैं और सेम रेट से बने। मैंने गलती कर दी, यहाँ डी, यहाँ पर डी है भाई। मान लो मैं ये बोलूं कि ये लिया, ये एल्कीन बना, ये लिया, ये एल्कीन बना, और दोनों सेम रेट से बने। रेट ऑफ रिएक्शन वाज सेम इन बोथ केस। विच एलिमिनेशन डू यू गेस? विच काइंड ऑफ मैकेनिज्म डू यू गेस? तो आप बताओगे E1। बात समझ में आ रही है क्या? चलो लिखो। क्या E2 में भी ऐसा ही हो? अगर हमने E2 रिएक्शन लिया होता और यहां पर एक बीटा H है और एक X है, एक बेस हमने लिया है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस बीटा H को ट्रैप करता है, रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर निकलती है और यही एक ही स्टेप है। मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R3 है और ये बन जाता है एक अल्कीन HX को निकालकर। अगर मान लो हमने बीटा H की जगह बीटा D रखा हुआ है, यानी इस बार ड्यूटेरियम ही निकलेगा। बेस हमने लिया है, ये बेस इस बार D को ट्रैप करेगा और H को निकालेगा, D प्लस को निकालेगा यहां से। और मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन R4 है, तो DX के निकलने के साथ यहां बन गया इस तरह का अल्कीन। तो इस बार हम देखते हैं कि R3 जो है वो R4 से ज्यादा फास्ट है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स KH अपॉन KD इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स H is removed, H plus is removed in a fast step। क्या कहते हो? In a slow step, I'm sorry, in a slow step, and in this case it is RDS also, in a slow step। H plus is removed in a slow step। समझ में आ रही है बात? अगर आपसे एक केस डिस्कस किया जाए कि भाई ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल लिए गए, दोनों से एलिमिनेशन करवाया गया, एक ये अल्कीन बना, एक ये अल्कीन बना, ये थोड़ा सा स्लो बन रहा था, तो आप कौन सा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म गेस करोगे? E1 या E2? E2 जाहिर है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कहा जाए भाई एक एल्कीन भी बनी और डी एक्सचेंज भी दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? E1 CB। बता रखा है मैंने आपको, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट दैट E1 CB टेक्स प्लेस। डी एक्सचेंज का मैकेनिज्म बता रखा है, डी एक्सचेंज का एक्सपेरिमेंट बता रखा है। बात समझ में आ रही है? नोट करें।